नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोज़ाना आपके लिए मैं लेकर आता हूँ उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। और आज भी मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जिसमें लगभग हमारे 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही साथ इनके साथ में लगभग आपको 30 से 35 एक्स्ट्रा फैक्ट बता के चलूँगा। तो चाहे आप न्यू हो या आप ओल्ड हो, काफ़ी समय से तैयारी चल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आपके जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं। चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, या जो आपके एग्ज़ाम बाकी है, आपके फिजिकल होने बाकी हैं, वन रक्षक और एसआई का, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो न्यू हो, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। कोई भी अगर आपको कमी लगे, किसी को उसमें डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं कमेंट के माध्यम से आपको उसका सही सॉल्यूशन बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ, यानी कि किसके समय या किसके शासनकाल में उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष की प्रारंभ हुआ था। तो बच्चों ये हुआ था आपका गोरखों के समय। क्वेश्चन में 2 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिएगा अगर हम बात करें गोरखों के बारे में, तो गोरखों ने उत्तराखंड में जो हमारा कुमाऊँ क्षेत्र था, तो कुमाऊँ क्षेत्र पे भी शासन किया था। साथ ही साथ हमारे गढ़वाल वाले क्षेत्रों पे भी शासन किया था। अगर हम बात करें तो कुमाऊँ में चंदों को हरा के और गढ़वाल में पवार राजाओं को हरा के इन्होंने शासन किया था हमारे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था, यानी कि कौन सा जन यहाँ पे चल रहा था, किस जन का शासक था यहाँ पे, या कौन सा यहाँ पे किन डेरे का, एक प्रकार डेरे चलते हैं उस समय तो मुख्यतः कबीले टाइप के। तो देखिए त्रित्सु जन का यहाँ पे शासन हुआ करता था उत्तराखंड क्षेत्र में वैदिक कालीन में। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब वैदिक काल की हम बात करें तो बच्चों उत्तराखंड में मुख्यतः 2 प्रकार की सभ्यता चली है। एक है सिंधु घाटी सभ्यता जो एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी, और एक आपकी वैदिक कालीन सभ्यता जो मुख्यतः आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे हमारा इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देवीधुरा आपका चंपावत में आप सभी जानते होंगे। तो बच्चों ये खोज की गई थी हेनबुड़ के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड इतिहास का अगर हम बात करें, उत्तराखंड इतिहास का या उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो हेनबुड़ महोदय को ही कहा गया है। ये आपको याद करके चलना। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, महाभारत के किस पर्व में केदारनाथ को भृंग तुंग कहा गया है। तो देखिएगा पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा महाभारत कुल 18 खंडों में लिखा गया है। इन खंडों का मतलब होता है 18 चैप्टर में। जैसा हम अगर अपनी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि इसमें इतने पार्ट हैं, इतने चैप्टर हैं, तो ऐसे जो बच्चों महाभारत है उसमें कुल 18 पार्ट हैं। उस महाभारत के जो हमारा लिखित महाभारत है, तो उसमें से एक हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वन पर्व। वन पर्व में कहा गया है केदारनाथ को भृंग तुंग। ऑप्शन ए हमारा सही है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना, देखिएगा महाभारत के वन पर्व में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है वो उत्तराखंड का। जिस समय पांडवों ने सारा साम्राज्य त्याग कर वनों में अज्ञातवास किया था, तो उस सब का वर्णन इस पार्ट में या इस चैप्टर में या इस भाग में किया गया है। ये आपको याद करके चल लेना है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, महाभारत के रचयिता आप सभी जानते होंगे वेद व्यास जी हैं, और लगभग 1 लाख श्लोकों से अधिक श्लोक आपको महाभारत में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, महाभारत में कुलिंद नरेशों को क्या कहा जाता था। तो देखिएगा महाभारत के वन पर्व में आता है। महाभारत के वन पर्व में कुलिंद नरेशों को क्या कहा गया, देखिएगा ये कहा गया द्विजश्रेष्ठ। ऑप्शन बी हमारा सही है। कुलिंद नरेशों को कहा गया द्विजश्रेष्ठ और कुलिंदों को कहा गया द्विज। दोनों बात करने हैं। कुलिंद नरेशों की बात करेंगे तो द्विजश्रेष्ठ, और कुलिंदों की बात करेंगे तो कहा गया द्विज। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, तालिश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी। तो बच्चों तालिश्वर ताम्रपत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खोज हुई थी वर्ष 1915 में। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगर हम बात करें तालिश्वर ताम्रपत्र के बारे में, तो बच्चों ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। वैसे अल्मोड़ा में मुख्यतः आपका आता है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की सीमा पर इसको हम बताते हैं, लेकिन अल्मोड़ा आप इसको लगाइएगा अगर पिथौरागढ़ ऑप्शन में ना हो तो।
उसके बाद अगर हम बात करें देखिएगा इसकी खोज जो की थी वह सदानंद शर्मा नामक व्यक्ति ने की थी। देखिए कहा तो ऐसा जाता है कि कुछ इस क्षेत्र के किसान थे और वो किसान अपने खेत में हल जोत रहे थे। उनको हल जोतते समय, खेतों को जोतते समय एक पत्र मिला जो कि एक ताम्र पत्र था। तो उन्होंने देखा उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस गांव के सदानंद शर्मा नामक व्यक्ति पढ़े लिखे थे। उन्होंने जब उस पत्र को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई पुरानी चीज़ें हैं। उन्होंने उसको बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली में पहुंचाया और तब पता लगा कि ये तो एक ताम्रपत्र है जो कि पौरव राजवंश के समय का ताम्रपत्र है। उत्तराखंड में एक वंश रहा था पौरव राजवंश या पर्वताकार राजवंश। उस समय के राजाओं का वर्णन मिलता है तालिस्पर ताम्रपत्र से। तो कहा जाता है वर्ष 1915 में सदानंद शर्मा जी के द्वारा इस तालिस्पर ताम्रपत्र की खोज की गई थी। अगर हम बात करें इस ताम्रपत्र में क्या लिखा हुआ था, तो इसमें देखिए कुछ ज़मीन वगैरह का एक प्रकार से दान देने का उल्लेख मिलता है। तो ये संस्कृत भाषा का ताम्रपत्र है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा है। देखिएगा मैं थोड़ा सा बता दूं, जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा। पहले क्या होता था, जैसे आज अगर आपको किसी चीज़ के बारे में प्रचार करना हो, मान लो आपका कोई इंस्टीट्यूट है या आपने कोई शॉप खोली है, तो आप पोस्टर लगा देंगे या फ्लैक्स लगा देंगे। लेकिन पहले क्या होता था, लोग अगर कोई कार्य करते थे तो उसका प्रचार करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करते थे। जैसे आपका अभिलेख लगा देते थे, बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उस पर लिख दिया तो वो हो गया आपका अभिलेख। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर आपने तांबे का टुकड़ा उस पर लिख दिया तो ये हुआ ताम्रलेख। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप कोई मूर्ति है, किसी भी मूर्ति के पीछे लिख दिया तो वो हो जाता था मूर्ति पीठिका लेख। किसी गुफा पे लिख दिया तो वो हो जाता था गुफा लेख। इसके बाद अगर हम बात करें, पहले पुराने समय में जब पत्ते होते थे, पत्र थे पहले, क्योंकि अगर हम बात करें जब ऋषि मुनि किसी चीज़ को लिखते थे पहले, तो कागज़ तो था नहीं, तो पत्रों पे लिखते थे। पत्तों पे बड़े बड़े पत्ते होते थे तो उन्हें कहा जाता था पत्रलेख। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो तालिस्पर ताम्रपत्र है उसकी खोज 15 में की गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बुद्ध श्रैमण शत्रु की उपाधि किस कत्यूरी शासक को दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी आपके भूदेव को। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर हम बात करें भूदेव के, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का एक प्रकार से इन्हें विनाशक भी, बौद्ध धर्म का इन्होंने बहुत हानि पहुंचाई थी, बौद्ध धर्म का विरोध में बहुत कार्य किए थे। इस कारण इन्हें बुद्ध श्रैमण शत्रु कहा गया है। भूदेव की मैं बात करूँ तो जो ललित सुरदेव के ये पुत्र थे और बैजनाथ मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, गंगोली हाट में मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? गंगोली हाट की हम बात करें तो ये हमारा बच्चों पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर मणकोटी वंश का शासन चलता था आपके मध्यकाल में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करना ना बोलो और अंत में अपना स्कोर बताएगा कितना स्कोर आपका बना। क्वेश्चन नंबर 34 है, सेनापति नीलू कठायत को किसने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी? तो देखिए अगर हम बात करें, अपने नाम सुना होगा गरुड़ ज्ञानचंद का। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए सही है। तो गरुड़ ज्ञानचंद जी के द्वारा बच्चों इनके जो सेनापति थे नीलू कठायत, इनको कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई थी। बाकी नीलू कठायत की आंखें भी निकलवाई थी ज्ञानचंद ने, याद रखिएगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब चंद्रवंश में पढ़ाऊंगा। तो नीलू कठायत इनका सेनापति था और इतने अच्छे कार्य किए थे उन्होंने अपने राजा ज्ञानचंद के लिए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इनकी आंखें निकलवा दी थी। तो ये भी आपको याद करके चलना। क्वेश्चन आ सकते हैं, नीलू कठायत की आंखें किसने निकलवाई थी? तो ज्ञानचंद ने निकलवाई थी। ज्ञानचंद ने ही नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। ज्ञानचंद के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा। देखिए ज्ञानचंद के बारे में अगर हम बात करें तो इनके नाम के आगे गरुड़ लगता है और इन्हें गरुड़ की उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। साथ ही साथ चंद वंश में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। ज्ञानचंद जी का कार्यकाल कुल 46 वर्षों का रहा है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल चंद वंश में ज्ञानचंद जी का रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिए, गोबसा ताम्रपत्र का आपने नाम सुना होगा, गोबसा ताम्रपत्र। तो गोबसा ताम्रपत्र में भी उल्लेख मिलता है ज्ञानचंद का ही है, ज्ञानचंद से संबंधित गोबसा ताम्रपत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तीलू रोतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? तो देखिएगा तीलू रोतेली जी की हम बात करें तो ये थी चंद राजा बाज बहादुर के समकालीन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, तीलू रोतेली का हत्या कर दी थी, एक थे रामू रजवार, का नाम आपने सुना होगा, रामू रजवार। तो रामू रजवार के द्वारा तीलू रोतेली जी जब नयार नदी में स्नान कर रही थी तो वहाँ पर इनका निधन कर दिया गया था। तो ये भी आपको करके चलना है कि तीलू रोतेली जी की हत्या किसने की थी? रामू रजवार ने
की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कप्पू चौहान का संबंध किस गढ़ से है? तो कप्पू चौहान की हम बात करें तो इनका संबंध है उप्पूगढ़ से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल में पड़ता है उप्पूगढ़, और ये था कप्पू चौहान जी का गढ़। आपको पता होगा कि जब अजयपाल जी राजा नहीं थे, उनसे पहले जो आपका गढ़वाल था ये 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त था, और हर गढ़ का एक राजा हुआ करता था। उसके बाद अजयपाल आए, इन्होंने इन 52 गढ़ों को जीत लिया और एक अखंड गढ़वाल की स्थापना कर दी। उसी में एक गढ़ था टिहरी गढ़वाल में उप्पूगढ़, उस गढ़ के शासक हुआ करते थे कप्पू चौहान, और जितने भी 52 गढ़ों के राजाओं में थे उसमें सबसे बड़ी टक्कर दी थी अजयपाल को इन्हीं के द्वारा। इनमें और अजयपाल में कई बार युद्ध हुआ था और बहुत भयंकर युद्ध हुए थे, और जब अंत में कप्पू चौहान की मृत्यु होती है तब अजयपाल भी इनके सजदे में झुक जाते हैं और एक वाक्य बोलते हैं कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। कप्पू चौहान जी के लिए वाक्य ये कहा था अजयपाल ने, तो ये भी आपको याद करके चल लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, 1936 में पीताम्बर दत्त ने पौड़ी से किस पत्र का संपादन किया था? तो इन्होंने किया था बच्चों हितैषी पत्र का। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, थारू लोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? तो बच्चों ये पूजा करते हैं शीतला देवी की। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, शीतला देवी की पूजा करते हैं थारू लोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें थारूओं के बारे में तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैं बहुत बार बताता रहता हूँ। देखिएगा उत्तराखंड के सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू है। थारू सर्वाधिक पाए जाएंगे ऊधम सिंह नगर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो विवाह की 3 टिकती प्रथा का उल्लेख मिलेगा थारूओं में। उसके बाद अगर हम बात करें थारू के, तो इनका जो मुख्य त्यौहार है वह है बजहर। थारूओं का मुख्य त्यौहार आ जाता है बजहर। थारूओं का सबसे ऊंचा गोत्र आ जाता है बड़बायक, ये भी आपको याद करके चलना है। उसी के साथ साथ दीपावली को शोक के रूप में भी थारू मनाते हैं, खुद को महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं थारू। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें थारूओं के बारे में तो देखिएगा जो थारू लोग होते हैं तो ये एक जाड़ नामक चीज़ का प्रयोग करते हैं। जाड़ की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा जाड़ एक स्वनिर्मित शराब होती है जिसका प्रयोग बहुत करते हैं थारू लोग, और एक जाड़ उपजाति भी है भोटिया में, ये भी आपको याद करके चल लेना है। बाकी देखिएगा थारू के बारे में अगर हम और बात करें तो इनका मुख्य त्यौहार बजहर है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद ये हिंदू धर्म को मानते हैं और इनके जो व्यक्ति होते हैं वो चोटी वगैरह चुटिया अपने सर पर धारण करते हैं। तो इतने क्वेश्चन हमें याद करके चलने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, हारुल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए हारुल नृत्य की अगर हम बात करें तो ये हमारा भोटिया जनजाति जौनसारी जनजाति से हमारा संबंधित है। क्वेश्चन 39 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि हारुल नृत्य में एक वाद्य यंत्र होता है रमतुला। रमतुला वाद्य यंत्र बजाना अनिवार्य होता है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें जौनसारी के बारे में तो देखिएगा उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह जौनसारी है। जौनसारी दूसरे क्रम पर आता है। इसके बाद में बात करूँ कि गढ़वाल के सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? जौनसारी है। सर्वाधिक जौनसारी कहाँ पाए जाते हैं? देहरादून में पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था वीर केसरी चंद। तो वीर केसरी चंद को अंग्रेजों ने फांसी दी थी, ये आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन बनता है कि वीर केसरी चंद एक महत्वपूर्ण रचना भी लिखी गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर केसरी रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंडित शिवराम जी के द्वारा लिखी गई थी। उसके साथ ही साथ मैं बात करूँ कि जौनसारियों में संगीत का जनक किसको माना जाता है? तो नंदलाल भारती जी को जौनसारी संगीत का जनक माना जाता है। इतने फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सी जनजाति आभूषणों को साली पुली बोलती है? तो ये बोलती है आपकी भोटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। भोटिया जनजाति आभूषणों को साली पुली बोलती है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिलटॉप नामक स्थल शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में आया, वह किस जिले में है? तो देखिएगा अगर हम बात करें इस स्थान के बारे में तो बच्चों ये हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का कि हिलटॉप नामक स्थान कहाँ पर है? तो ये हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से
पुराना नाम सुमेलित नहीं है। खटीमा का प्राचीन नाम मकरपुर है, बिल्कुल सही है। मुनस्यारी का प्राचीन नाम तिकसिन, बिल्कुल सही है। कालसी का प्राचीन नाम कालकोट या कलकोट, बिल्कुल सही है। रानी बाग का आलमनगर, ये आपका गलत हो जाएगा। आलमनगर जो बच्चों प्राचीन नाम है वो आपका अल्मोड़ा का है, अल्मोड़ा का है। ये आपने पढ़ा होगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 43 है, जागेश्वर में मारतोला आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पहली बात तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मारतोला आश्रम कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा जागेश्वर में है और माधव आशीष जी के द्वारा इस आश्रम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार कौन है? यह क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा। तो कुलदीप रावत जी हैं टिंचरी माई रचना के रचनाकार, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य की प्रथम महिला लेखिका कौन है? तो देखिएगा राज्य की प्रथम महिला लेखिका हैं आपकी विद्यापति डोभाल जी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो कि शिमला में है, तो किसका है? देखिएगा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि केंद्रीय आलू शोध संस्थान हमारा शिमला हिमाचल प्रदेश में आता है और अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान आता है आपका पेरू क्षेत्र में। पेरू का नाम सुना होगा, पेरू देश में आता है अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान। और सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है आपका भारत में, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसने 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण कर ख्याति प्राप्त की थी? तो बच्चों ये आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हर्षमंती बिष्ट जी ने 1981 में नंदा देवी का आरोहण किया। 1982 में इन्होंने किया था, 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर्वत को फतेह किया था। 1981 में जब इन्होंने नंदा देवी का सफल आरोहण किया तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली राज्य की प्रथम महिला हर्षमंती बिष्ट जी हैं। उसके साथ ही साथ इनका जन्म हुआ था 1954 में पौड़ी गढ़वाल में, यानी कि पौड़ी गढ़वाल के रहने वाली हर्षमंती बिष्ट जी। साथ ही साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण इनको अवार्ड मिला था 2010 में, एक पुरस्कार था CCI ग्रीन अवार्ड। CCI ग्रीन अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारे फैक्ट याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में मनाया जाता है, यानी कि किस तिथि को उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में मनाया जाता है? तो बच्चों ये है आपका 10 सितंबर। 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में 10 सितंबर को हम उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ? तो बच्चों डाक टिकट जारी हुआ था वर्ष 2006 में। रूपकुंड के बारे में आपने सुना ही होगा, रहस्यमय ताल कहा जाता है। यहाँ पर नरकंकाल मिलते हैं, चमोली में स्थित है ये और काफ़ी बड़ी एरिया में, लगभग 2.5 किलोमीटर एरिया की परिधि में ये कुंड फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2006। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक दमही कितने कूड़ी के बराबर होता है? तो एक दमही में होता है बच्चों आपका 10 कूड़ी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सबसे पहले तो एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में आपने अपने मार्क्स बताइएगा कितने मार्क्स और कहाँ से आप रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।